रेटिकुलम। हाँ जी बच्चे, चेयर एक्सचेंज करनी है, कोई बात नहीं, कर लो कर। इधर आ जाओ, आगे आने दो, आगे आ जाओ। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, लिसन केयरफुली बच्चे। जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होती है, दीज आर ऑफ टू टाइप्स। नंबर वन इज SER। व्हाट इज SER? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। नंबर टू कौन सी है बच्चे? रफ, RER। क्या बोलते हैं इसे? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसे रफ पता है क्यों बोलते हैं? क्योंकि उसके ऊपर क्या प्रेजेंट होते हैं बच्चे? राइबोसोम्स। क्या प्रेजेंट होते हैं इस पे? राइबोसोम्स। क्या प्रेजेंट होता है बच्चे इस पे? राइबोसोम्स। राइबोसोम्स। देखिए बेटा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कैसी दिखती है एक सेल के अंदर। सीधा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बच्चे ऐसे दिखाई देती है। न्यूक्लियस के साथ होती है अटैच ज्यादातर केसेस में। इट इज अटैच टू द न्यूक्लियस इन मोस्ट ऑफ द केसेस, ठीक है। जैसे ये हो गई, ये हो गई, ये हो गई, ये, ठीक है। क्या बोलते हैं इनको? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, अटैच टू द न्यूक्लियस ज्यादातर केसेस में। अब पता है क्या है, ये स्ट्रक्चर्स है ऐसे ऐसे, बनाना मत, सिर्फ सुन लेना कैसे है बच्चे। ऐसे स्ट्रक्चर्स है, कहां प्रेजेंट होते हैं? पूरे के पूरे सेल में। हो सकता है न्यूक्लियस के साथ अटैच्ड हो। क्या था यहाँ पे? याद है न्यूक्लियर का क्या था बच्चे? यहाँ पे न्यूक्लियर क्या था? पोर था। हो सकता है अटैच हो सकता है अटैच ना भी हो न्यूक्लियस के साथ, ठीक है जी। ये एक दीवार है, ये एक दीवार है, मैं यहां से यहां बीच में एक डंडा लगा देता हूं तो वो दीवारों, अच्छा ये दीवार कपड़े की बनी हुई है। चलो अब इसको ऐसे समझते हैं। मान लो मैंने एक टेंट बनाना है। किस शेप में टेंट बनाना है मुझे? इस शेप में टेंट बनाना है, ऐसे, ठीक है। तो मैं इसमें एक स्टिक ऐसे लगा दूंगा, ठीक है, एक स्टिक ऐसे लगा दूंगा, एक स्टिक यहां लगा देंगे। तो ये इस पूरे के पूरे टेंट को क्या नहीं होने देगा बच्चे? कोलैप्स नहीं होने देगा। क्या नहीं होने देगा? कोलैप्स नहीं होने देगा, स्क्वीज नहीं होने देगा, बेंड नहीं होने देगा। तो सेल में ये काम कौन करता है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है बच्चे। ये ऐसे फैला हुआ है तो ये यहां से सेल को कोलैप्स होने नहीं देता। तो राइट द फर्स्ट फंक्शन ऑफ दिस, सपोर्टिव फ्रेमवर्क ऑफ द सेल। सपोर्टिव फ्रेमवर्क ऑफ द सेल, वेरी गुड, स्पेलिंग ही बड़ी बढ़िया है बच्चे। सपोर्टिव फ्रेमवर्क ऑफ द सेल, सपोर्टिव फ्रेमवर्क ऑफ द सेल, ठीक है। नंबर टू क्या करता है बच्चे? मटेरियल्स को यहां वाले को वहां, वहां वाले को वहां, क्या करता है बच्चे? ट्रांसपोर्ट्स, है ना। तो ट्रांसपोर्ट्स सेलुलर मटेरियल थ्रू आउट द सेल। ट्रांसपोर्ट्स cellular material throughout the cell. Transports cellular material throughout the cell. Transport cellular material throughout the cell. ठीक है बच्चे, समझ आ गई? ये किसका काम है बेटा? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। चलो स्मूथ को तो छोड़ दो, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे कौन प्रेजेंट है बेटा? राइबोसोम्स। राइबोसोम्स क्या बनाते हैं बेटा? प्रोटीन्स। सो लिख लो, RER इज साइट फॉर प्रोटीन सिंथेसिस। RER इज साइट फॉर प्रोटीन, साइट फॉर प्रोटीन सिंथेसिस, साइट फॉर प्रोटीन सिंथेसिस, ठीक है। स्मूथ नहीं, सिर्फ रफ, बिकॉज रफ कंटेन्स व्हाट? राइबोसोम्स। वो दोनों के थे,
लास्ट वाला सिर्फ RER का है, पहले वाले सबके दोनों के, सिर्फ लास्ट वाला जो है ना वो RER का है, पहले वाला नहीं। ठीक है बच्चे, क्लियर है? एनी प्रॉब्लम, कोई दिक्कत, कोई परेशानी? हो गया ये? चलो, हाँ जी बच्चे, अब है ना अपन इसी का ही पार्ट कर लेते हैं, मतलब इसी जैसा राइबोसोम्स कर लेते हैं, है ना, जो अभी रिसेंट किया है। लिखो बच्चे, राइबोसोम्स। राइबोसोम्स का दूसरा नाम है बेटा प्रोटीन फैक्ट्री। राइबोसोम्स का दूसरा नाम है प्रोटीन फैक्ट्री। प्रोटीन फैक्ट्री क्या करता है राइबोसोम्स? हाँ बस, ये भी सेल ऑर्गेनल ही है, सिंथेसाइजेस प्रोटीन, सिंथेसाइजेस या सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन। जैसे डीएनए होता है ना जेनेटिक इंफॉर्मेशन के लिए, ऐसे प्रोटीन के लिए कौन होता है? आरएनए। आरएनए मतलब बनाता राइबोसोम्स है। जैसे डीएनए मॉलिक्यूल के अंदर आपकी जेनेटिक इंफॉर्मेशन है, हेरिडिटी इंफॉर्मेशन है, ऐसे ही आरएनए का जो मॉलिक्यूल है वो क्या बनाता है? प्रोटीन बनाता है। क्या बनाता है? तो प्रोटीन बनाने के लिए ज्यादा से ज्यादा क्या बनने चाहिए? आरएनए। और जेनेटिक इंफॉर्मेशन के लिए क्या होना चाहिए? डीएनए। क्या होना चाहिए? डीएनए। दोनों चीजें समझ आ गई? सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन कौन करता है? राइबोसोम। अच्छा, राइबोसोम्स कल किया था, कौन बनाता है? न्यूक्लियोलस। वेरी गुड। कौन बनाता है? न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियोलस कहाँ होता है? न्यूक्लियस के अंदर। वीडियो पढ़ी है, देख लियो, समझ आ गई? ठीक है, क्लियर है बच्चे इतनी? अगला लिखो लाइसोसोम्स। लाइसोसोम्स इसको बोलते हैं बच्चे सुसाइडल बैग। घर का भेदी लंका ढाए, जिस खाने क्या था, जिस थाली में खाए उसी में छेद कर दे, आस्तीन का सांप, धोखेबाज, और मेरा नाम ले रहे हो ना यार, साल पढ़ तो लो, ऐसे अपनीत बोल सकते हो। हाँ जी ठीक है, लाइसोसोम्स सुसाइडल बैग्स हो गया। अब सुनो बच्चे, लाइसोसोम क्या करता है, मैंने उस दिन भी डिस्कस किया था कि अगर सेल का कोई भी पार्ट काम नहीं कर रहा है या सेल डैमेज हो चुका है, लाइसोसोम एंजाइम छोड़ता है और वो पूरे के पूरे सेल को खत्म कर देते हैं। समझ आ गई? ठीक है। नॉर्मली जो भी तुम्हारा इंट्रासेलुलर सेल के अंदर जो डाइजेशन की एक्टिविटी चलनी है वो कौन करता है? लाइसोसोम्स। डाइजेस्टिव एंजाइम्स कौन बनाता है? लाइसोसोम्स। और जब मौका मिले, जब सेल डैमेज हो जाए, तो लाइसोसोम खुद अपनी कुर्बानी देके सेल को भी क्या कर देता है? खत्म। क्योंकि वो लायबिलिटी नहीं होना चाहता। जो सेल काम नहीं करना है उसको जीने का कोई हक नहीं है, उसे मरना ही पड़ेगा, तभी दूसरे सेल्स को खाना मिलेगा। बढ़िया है ना? जो काम नहीं कर रहा है वो सिर्फ खाए जा रहा है, काम नहीं कर रहा है वो खाए जा रहा है, तो ऐसे चीजों की बॉडी के अंदर जरूरत नहीं है। तो लिखो, लाइसोसोम का पहला काम इंट्रासेलुलर डाइजेशन। इंट्रासेलुलर डाइजेशन देखने हैं लाइसोसोम्स, इंट्रासेलुलर डाइजेशन। लिख लिया बच्चे? दूसरा, प्रोड्यूसेस डाइजेस्टिव एंजाइम्स। प्रोड्यूसेस डाइजेस्टिव एंजाइम्स। प्रोड्यूसेस डाइजेस्टिव एंजाइम्स। ठीक है, सिर्फ एक ऐसे गोल चीज दिखाई देगी तुम्हें सेल में, वो आपका लाइसोसोम। प्रोड्यूसेस डाइजेस्टिव एंजाइम्स। हो गया बच्चे? ठीक है। तीसरा लिखो, इन केस if a cell or its part is damaged, in case if a cell or its part is damaged, if a cell or its part is damaged, lysosome can eat up the whole cell. कॉमा डाल के लिखो, lysosomes can eat up the whole cell. If the cell is, क्या लिखा था? If the part of the cell is damaged, lysosomes can eat up the whole cell. पूरे सेल को खत्म कर देते हैं, इसीलिए इनको क्या बोलते हैं बच्चे? सुसाइडल बैग्स बच्चे। ठीक है, इसका नाम सुसाइडल क्यों पड़ा? सुसाइड करके सेल को क्या कर लिया इसने? खत्म कर लिया बच्चे। ठीक, क्लियर? प्रॉब्लम?
कोई नहीं है, आगे बढ़े। चलो अगला बच्चे लिखो गोल्गी बॉडीज। और गोल्जी भी बोल सकते हैं इसको वैसे, अपरेटस। और तीसरा नाम है इसका डिक्टियोसोम। लेकिन ये डिक्टियोसोम किस में बोली जाती है? ये सिर्फ प्लांट सेल। अगर प्लांट सेल का डायग्राम है और उसमें गोल्गी बॉडीज आ गई तो उसको क्या बोलना है आपने? डिक्टियोसोम। प्लांट सेल में गोल्गी बॉडीज को क्या बोलते हैं? डिक्टियोसोम। एनिमल में गोल्गी बॉडी, गोल्गी अपरेटस, कुछ भी बोल सकते हैं। ठीक है, सबसे अजीब दिखने वाला स्ट्रक्चर मानो इसको तुम एक तरह से। क्या लिख दिया? गोल लिखते ही आ गया, गोल गप्पा पानी है ना। ठीक है, ये सब गोल्गी अपरेटस है बच्चे, ये वाला ऐसे वाला। ठीक है, अब इस सेल के अंदर कहां गया? ये वाला। ठीक है, ठीक है बच्चे। इसको बोलते हैं दो नामों से, एक तो बोलते हैं सेल्स पोस्ट ऑफिस, गोल्गी बॉडी को बोलते हैं सेल्स पोस्ट ऑफिस। इसका नाम बता रहा हूं दूसरा, सेल्स पोस्ट ऑफिस। और इसको बोलते हैं, लिख लिया, सेल्स पोस्ट ऑफिस। और बोलते हैं मैन्युफैक्चरिंग एंड शिपमेंट यूनिट, शिपिंग यूनिट। मैन्युफैक्चरिंग एंड शिपिंग यूनिट मतलब ये कुछ बनाता है और उसे पूरे सेल में क्या करता है बच्चे? ट्रांसफर करता है। मैन्युफैक्चरिंग एंड शिपिंग यूनिट। किसकी बताऊं उससे पहले? लिख लिया, मैन्युफैक्चरिंग एंड शिपिंग यूनिट। मैन्युफैक्चरिंग एंड शिपिंग यूनिट कौन करता है? ये। ठीक है, अब क्या बनाता है और क्या शिपमेंट करता है? तो फंक्शन लिखो, प्रोड्यूसेस एंजाइम्स एंड हॉर्मोन्स। प्रोड्यूसेस एंजाइम्स एंड हॉर्मोन्स। कौन से दो एंजाइम्स नहीं बनाता? प्रोड्यूसेस एंजाइम्स एंड हॉर्मोन्स, वो लाइसो बनाता है। और एक रेस्पिरेटरी, वो कौन बनाता है? माइटो बनाता है। ठीक है, प्रोड्यूसेस एंजाइम्स एंड हॉर्मोन्स। क्या काम है बच्चे गोल्गी बॉडीज का? प्रोड्यूसेस एंजाइम्स एंड। लेकिन अगर पर्टिकुलर हो जाए डाइजेस्टिव एंजाइम तो क्या लिखोगे? लाइसोसोम्स। रेस्पिरेटरी आ जाए तो माइटोकॉन्ड्रिया। ये दो में गड़बड़ नहीं करनी है। वैसे आ जाए विच सिक्रीट, अब देखो बाय चांस सर ने क्वेश्चन दे दिया, नेम अ ऑर्गेनेली दैट सिक्रीट्स एंजाइम्स, आप लिख दो लाइसोसोम्स, माइटोकॉन्ड्रिया और बोलो ठीक करो। नहीं, नॉर्मल आ जाए तो क्या लिखना है? गोल्गी बॉडीज। ठीक है बच्चे, क्लियर है? कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलो नेक्स्ट पहुंचते हैं। अब आप लिखो बच्चे सेंट्रोसोम एंड सेंट्रियोल्स। सेंट्रोसोम एंड सेंट्रियोल्स। सेंट्रोसोम एंड सेंट्रियोल्स। सेंट्रोसोम एंड सेंट्रियोल। सेंट्रोसोम एंड सेंट्रियोल लिखो बच्चे। ओनली इन एनिमल सेल, ओनली इन एनिमल सेल, प्लांट सेल में नहीं होता बच्चे। ओनली इन एनिमल सेल। ओनली इन विच सेल बच्चे? एनिमल सेल। ओनली इन विच सेल? एनिमल सेल। सिर्फ एनिमल सेल में होता है ये। ठीक है, और ये आपको कहां मिलता है? ये न्यूक्लियस के पास। कहां मिलता है बच्चे ये आपको? न्यूक्लियस के पास। तो लिख लो नियर द न्यूक्लियस। नियर द न्यूक्लियस। एनिमल सेल में होगा और कहां होगा? न्यूक्लियस के जस्ट पास में होगा। ठीक है, इकट्ठे को बोलते हैं सेंट्रोसोम और उसके दो आगे क्या हो जाते हैं? सेंट्रियोल। ठीक है, वैसे ही बता रहा हूं भाई, कई बार क्या है डायग्राम बना आ जाता है ऐसे और ऐसे। ऐसे लग रहा है कोई चीज चमक रही है, उससे ऐसे रेज निकल रही हो बच्चे, तो इन दोनों को क्या बोलोगे आप? सेंट्रियोल। और जो ये रेज सी निकल रही है इनको बोलते हैं बेटा एस्टर। क्या बोलते हैं? और इस पूरे को क्या बोलोगे आप? सेंट्रोसोम। सेंट्रोसोम।
सेंट्रोसोम और सेंट्रियोल पड़ोस की वो आंटी है जो कि पड़ोसी के घर में जाके बताती है कि तुम्हारे बच्चे जवान हो गए हैं, बिगड़ रहे हैं, इनकी शादी कर दो। तुम अभी उस एज से नहीं गुजरे हो बच्चे, जिनकी शादियां हुई है उनको पता है कि उनका इस पड़ोस वाली आंटी ने कितना नुकसान किया है। ठीक है, यही होता है ना, ऐसे ही तो रिश्ते कराते हैं, है ना सरदार जी? नहीं, अब सेल का कहां रिश्ता कराना है? सेल को क्या होना है? डिवाइड होना है। सेल को क्या होना है? सेल खाए पिए जा रहा है, बढ़े जा रहा है, बढ़े जा रहा है, बढ़े जा रहा है। जब सेल को डिवाइड होना है, ये कौन बताता है? सेंट्रोसोम। कौन बताता है? सेंट्रोसोम। कौन बताता है? सेंट्रोसोम। ठीक है, किसी का घर बहुत बढ़िया चल रहा है, 1 से 2 घर बन रहे हैं, सॉरी वही घर बड़ा होता जा रहा है, कमरे के कमरे इंक्रीज हो रहे हैं, गाड़ियां बढ़ रही हैं, 2 भाई बहुत खुश है। ठीक है, 2 भाई बहुत ही खुश है। फिर पड़ोस की आंटी और उसकी बेटी एक एक भाई को टारगेट बना लेती है। बना लिया? अरे कुछ दूसरे वे में नहीं, वैसे टारगेट बना लेती है। ठीक है, एक दूसरे के लिए कान भरती रहेगी, दूसरी उसके लिए कान भरती रहेगी, और जो बड़े घर थे वो कितने हिस्सों में डिवाइड हो जाएंगे? 2 हिस्सों। कितने हिस्सों में? 2। सेल बढ़ता रहता है, बढ़ता रहता है, बढ़ता रहता है, न्यूक्लियस बड़ा होता रहता है। सेंट्रियोल को पता चल जाता है भाई अब ये सेल पूरा बड़ा हो चुका है, एक सेंट्रियोल एक साइड, दूसरा सेंट्रियोल दूसरी साइड, और न्यूक्लियस को बीच में से तोड़ के कितने बना देता है? 2। अभी के लिए यही समझो। ठीक है, ये बात बहुत बकवास लगेगी जब 10th में आप प्रैक्टिकली करेंगे कि ये कैसे होता है। समझ आ गई? तो इसका लिखो, इनिशिएट्स सेल डिवीजन। ये वर्ड लिखना जरूरी है। इनिशिएट का मतलब क्या होता है? स्टार्ट करवाता है। इनिशिएट्स सेल डिवीजन। कौन बच्चे? सेंट्रोसोम या फिर सेंट्रियोल, दोनों का फंक्शन क्या है? एक ही। अब आप बोलोगे कि प्लांट में ऐसा कौन करता है? तो प्लांट में वो मैकेनिज्म खुद चलता है। ठीक है, अपने आप हो जाता है सेल डिवाइड स्टार्ट। बाकी आप आगे पढ़ेंगे इसको। ठीक है, क्लियर है बच्चे? कोई दिक्कत, कोई परेशानी? आगे बढ़े। सेंट्रोसोम हो गया, ये हो गया, राइबोसोम्स हो गए, गोल्जी बॉडीज हो गए, न्यूक्लियस हो गया, राइबोसोम्स हो गए। अब रह गया लास्ट बच्चे अपने पास प्लास्टिड। बड़ा इंपॉर्टेंट है बच्चे, ध्यान रखना इसमें। प्लास्टिड ओनली इन विच सेल? प्लांट सेल। ओनली इन विच सेल? प्लांट सेल। हाँ, वो वैक्यूल्स लास्ट में। ओनली इन विच सेल? प्लांट सेल। ठीक है, 2 तरह के प्लास्टिड होता है। एक का नाम होता है बच्चे ल्यूकोप्लास्ट, और एक का नाम होता है बच्चे क्रोमोप्लास्ट। 3 होते हैं? मुझे 2 आते हैं यार, 2 कर लो। तीसरा मैं कल याद करके आऊंगा, पक्का कल बता दूंगा। 3 होते हैं बच्चे, बताता हूं। ठीक है, एक होता है ल्यूकोप्लास्ट, एक होता है क्रोमोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट नॉन कलर्ड, ये होता है कलर्ड। ठीक है, इसका कोई कलर नहीं होता। ये क्या होता है? कलर्ड प्लास्टिड होता है। ठीक है, कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम? चलो, 9 कलर होता है तो इसका कलर हम क्या मान के चलते हैं? व्हाइट। व्हाइट कलर कोई कलर नहीं है तो नो पिगमेंट, कोई पिगमेंट नहीं होता इसमें। ये प्लास्टिड क्या करता है बच्चे? स्टोर करता है किसको? स्टार्च को। किसको स्टोर करता है बच्चे? स्टार्च को। किसको स्टोर करता है बेटा? स्टार्च को। और किस में होता है ये प्लास्टिड? पोटैटो, स्वीट पोटैटो, है ना, ऐसी चीजें जिनमें स्टार्च होता है ना। ल्यूकोप्लास्ट जैसे कनक है, चावल है, इन सब में भी क्या प्रेजेंट है? ल्यूकोप्लास्ट है। क्या है? ल्यूकोप्लास्ट। ठीक है, क्लियर है बच्चे? कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम? अब बात करते हैं क्रोमोप्लास्ट की। क्रोमोप्लास्ट को 2 हिस्सों में डिवाइड करते हैं, एक ग्रीन कलर और बाकी कोई भी कलर। समझ आई? अब एक्चुअल में क्या होता है, मैं आपसे पूछूं यार वो प्लांट अपन ने देखा था उसका क्या कलर था? सोचा भी नहीं इसने,
भाई कौन सा प्लांट है, कब देखा था भाई, तुम मेरे से कब मिला था, बोले जा रहे हैं यहां पे कि प्लांट देखा था। इसने ग्रीन बोल दिया, 99.9% ये सही भी होगा, क्योंकि प्लांट में एक कलर तो मिलेगा ही मिलेगा, कौन सा बच्चे, ग्रीन। तो प्लांट्स में एक जो ग्रीन कलर वाला प्लास्टिड है वो तो होता ही होता है। कुछ बुक्स उसको क्रोमोप्लास्ट का पार्ट बता देती है, कुछ बुक्स उसको थर्ड प्लास्टिड बता देती है। ठीक है बच्चे, चाहे तो उसे क्रोमोप्लास्ट का पार्ट मान लो, नहीं तो आप उसे थर्ड प्लास्टिड मान लेते हैं। कौन सा बच्चे, क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट कौन से कलर का होता है बच्चे, ग्रीन। क्यों ग्रीन होता है, बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल। तो क्लोरोफिल इसका क्या है बच्चे, क्लोरोप्लास्ट का पिगमेंट। कोई पूछे ग्रीन प्लास्टिड तो क्या बोलोगे, क्लोरोप्लास्ट। कोई पूछे ग्रीन पिगमेंट तो क्या बोलोगे, क्लोरोफिल। ग्रीन प्लास्टिड क्लोरोप्लास्ट, ग्रीन पिगमेंट क्लोरोफिल। क्लोरोफिल बच्चे, समझ आ गई, इज इट क्लियर, कोई दिक्कत, ओके। क्या करता है बच्चे ये, सबसे जरूरी काम क्या, फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस में जो खाना बनाया किसने, क्लोरोप्लास्ट ने। स्टोर किसने किया उसको, ल्यूकोप्लास्ट ने। तो एक सेल में आपको दोनों ही मिल जाएंगे, क्लोरोप्लास्ट बनाएगा और ल्यूकोप्लास्ट क्या कर लेगा, स्टोर कर लेगा। ठीक है बच्चे, क्लियर है। अब बात करते हैं क्रोमोप्लास्ट। ग्रीन को छोड़ के कोई भी कलर हो, ग्रीन को छोड़ के कोई भी कलर हो। सबसे पहला कलर ग्रीन को छोड़ के बच्चे, चाहे कलर हो रेड या कलर हो कौन सा बच्चे, एक तरह से ऑरेंज। हाँ जी, पिंक भी, रेड, मतलब जो ये रेड वाली कैटेगरी है, रेड, पिंक, ऑरेंज, मरून, ये वाले कलर्स, इनके लिए पिगमेंट होता है बच्चे कैरोटीन। प्लास्टिड तो क्रोमोप्लास्ट ही मानोगे आप, पिगमेंट को क्या मानोगे, कैरोटीन। कोई एक एग्जांपल बताओ जिसमें कैरोटीन होता है। रोज में कैरोटीन होता है, कैरेट में, बीट रूट में, लाल रंग वाले कोई भी चीजें, फ्लावर्स है, हिबिस्कस में। जो रेड कलर प्लांट में कहीं भी होगा ना बेटा, तू बड़ा रिलैक्स बैठता है क्लास में। ठीक है, जो बच्चे आपके जितने भी आप ये लगा लो रेड ऑरेंज वाले हैं ना, उनमें कौन सा पिगमेंट होता है, कैरोटीन। प्लास्टिड कौन सा है, क्रोमोप्लास्ट। पिगमेंट बोलो, कैरोटीन, प्लास्टिड, क्रोमोप्लास्ट। ओके, अगर यही आपका है बच्चे येलो कलर का, कौन सा बेटा, येलो कलर का। येलो कलर का पिगमेंट होता है ज़ैंथोफिल। बताओ कोई येलो कलर का, शर्म आनी चाहिए, डूब जाओ किसी नदी में जाके। येलो कलर, मैंगो, बनाना में ल्यूकोप्लास्ट ज्यादा होता है। हाँ ठीक है, बाहर छिलका उसका पीला होता है। मैंगो भूल जाते हो यार येलो कलर में, शर्म आनी चाहिए तुम्हें। मैंगो नहीं खाते, मैंगो नहीं पसंद, तो यार आप अलग हो दुनिया से। चल आप ऐसे करेंगे, मैंगो लेके आएंगे एक दिन, अगर मुंह में पानी आ गया तो पता चल जाएगा। ओके चलो बच्चे, ठीक है। मैंगो कलर येलो, ठीक है। फ्लावर, सनफ्लावर कलर येलो। बनाना का इवन आप ये लगा लो कि छिलका होगा। मैरीगोल्ड भी है, ऑरेंज कैरोटीन होगा, येलो ज़ैंथोफिल। जो कलर है उसका वही पिगमेंट होगा। अब देखो देखो देखो, बॉयज के लिए तो बच्चे लाल लाल रंग है ना, चाहे वो डार्क रेड है तो भी रेड है, लाइट है तो भी रेड है, मरून भी रेड है ना। लड़कियां थोड़ी इसमें भाई ये फलाना रेड है, ये वो रेड है, ये ऐसा रेड है, वैसा रेड है। तो बच्चे जो भी अलग अलग कॉम्बिनेशंस बनेंगे, और भी होते हैं, सिलेबस में नहीं है, नहीं करना। जैसे रेड ऑरेंज येलो के जो भी कॉम्बिनेशन से आगे कलर्स बन सकते हैं, तो किसी में कैरोटीन ज्यादा होता है, ज़ैंथोफिल कम हो जाता है, किसी में दोनों बराबर हो जाते हैं। तो जो भी कॉम्बिनेशन से कलर बनेगा वो आगे कलर मिलेगा, है ना। जैसे बच्चे कैप्सिकम होती है, तो कैप्सिकम ग्रीन भी आती है, तो ग्रीन कैप्सिकम क्लोरोप्लास्ट, येलो ज़ैंथोफिल, ऑरेंज रेड कैरोटीन। ठीक है, तो ये कलर्स आ जाते हैं इसमें। ठीक है, समझ आ गया प्लास्टिड बच्चे। अब करते हैं अगला बेटा, वैक्यूल।
वैक्यूल, इसका लिखना है बेटा तुमने प्रोमिनेंट प्लस लार्ज, होता है किस सेल में? प्लांट सेल में। एंड स्मॉल और इवन एब्सेंट किसमें होता है बच्चे? एनिमल सेल में। ठीक है बच्चे, प्लांट सेल में वैक्यूल होगा और बहुत बड़ा होगा, न्यूक्लियस से भी बड़ा वैक्यूल होगा किसमें? प्लांट सेल में। एनिमल सेल में ऐसा कुछ नहीं है। देखो बच्चे, ये प्लांट सेल है, इसमें वैक्यूल सबसे बड़ा है बच्चे, है ना? न्यूक्लियस से भी बड़ा है कौन? वैक्यूल। किस कलर का है बच्चे? ब्लू। तो लगभग इसमें क्या होगा? स्टोर, वाटर स्टोर होगा। ठीक है, क्लियर है बच्चे? समझ आ गई? यही अगर बेटा आपके पास कौन सा सेल हो बच्चे? एनिमल सेल। एनिमल सेल में ऐसा सीन कोई नहीं है बच्चे। ठीक है, एनिमल जो सेल होगा ना, उसमें वैक्यूल कोई बहुत ज्यादा बड़ा नहीं होगा, मेरे ख्याल में तो मिलेगा भी नहीं तुम्हें बहुत से सेल्स में। तो शॉपिंग चल जा, ढूंढो वैक्यूल। ये रही ना, ये देखो। ठीक है, थोड़ी बहुत है, कोई कहीं कभी दिखाई दे रही है। देखो सेंट्रोसोम वो आंटी है ना, किसके पास है? बिल्कुल न्यूक्लियस के पास। ये क्या हो गए तुम्हारे? एंडोप्लाज्मिक। ये कौन सी है? रफ। ये कौन सी है? स्मूथ। ठीक है, और ये माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, ये गोल्जी बॉडीज हो गई बच्चे, ये लाइसोसोम सीधा गोला है। प्लांट सेल में डिक्टियोसोम बोलते हैं। नहीं, एनिमल में तो गोल्गी अपरेटस या बॉडी है, प्लांट सेल में डिक्टियोसोम बोलते हैं, यही तो लिखा है। ठीक है, क्लियर है बच्चे? वैक्यूल्स, आउटर मेम्ब्रेन ऑफ वैक्यूल इज कॉल्ड टोनोप्लास्ट। लिख लो, आउटर मेम्ब्रेन ऑफ वैक्यूल इज कॉल्ड टोनोप्लास्ट। TONO, टोनोप्लास्ट। आउटर मेम्ब्रेन इज कॉल्ड टोनोप्लास्ट। तो कहीं वर्ड आ जाए टोनोप्लास्ट तो उसका आंसर क्या आएगा? वैक्यूल आएगा। ठीक है, टोनो, TONO, तो जो नहीं, टोनोप्लास्ट, टोसोप्लास्ट लिख के बैठो, टोनोप्लास्ट। ठीक है, क्लियर है? कोई दिक्कत? डन। द लिक्विड इन द वैक्यूल इज कॉल्ड सेल सैप। The liquid in vacuole is called cell sap. The liquid in vacuole, the liquid in vacuole is called cell sap. Cell sap. Cell sap. पहला फंक्शन लिखो बच्चे, separates the cellular waste from the cytoplasm. Separates the cellular waste, separates the cellular waste, WASTE, waste from the cytoplasm. Separates the cellular waste from the cytoplasm. ठीक है, साइटोप्लाज्म में जो भी वेस्ट पड़ा है उसको वैक्यूल क्या कर लेती है? एब्जॉर्ब कर लेती है। ठीक है, अपने सेल सैप में डिसॉल्व कर देती है। जब बाहर निकलना है या जो भी उसका बनना है वो सब खत्म हो जाता है। इस कमरे में भी कोई है जो इस कमरे के वेस्ट को सेपरेट कर देता है एक साइड? अभी भी है। इस कमरे में कोई है, कोई बैठा है इस कमरे में जो इस कमरे के वेस्ट को सेपरेट कर देता है पूरे कमरे से? एग्जॉस्ट, AC, और भी बेटर ऑप्शन। अरे नहीं यार, नीचे वो पड़ा पिंक डस्टबिन। कौन?
डस्ट। सारे कमरे में कचरा फैला हुआ था, जिसने भी झाड़ू लगाया सारे कचरे को उठा के कहां डाल दिया? डस्टबिन में। जब मौका मिलेगा ये बाहर फेंक देंगे सेल से बाहर, जब वैक्यूल को मौका मिलेगा चला जाएगा। ठीक है बच्चे, क्लियर है? स्टोर्स एक्सेस वाटर थ्रू सेल सैप, स्टोर्स एक्सेस वाटर थ्रू सेल सैप। प्लांट में वैक्यूल बड़े होने का कारण ही है क्योंकि उनको बहुत ज्यादा पानी क्या करना पड़ता है? स्टोर करना पड़ता है। तुम्हारा तो जब मन करता है पानी जाके पी लेते हो, प्लांट को तो स्टोर रखना पड़ेगा अपने पास। बाकी प्लांट ने एक प्रोसेस करना होता है फोटो, तो उसके लिए भी उसे क्या चाहिए होता है? वाटर चाहिए होता है। तो स्टोर्स वाटर थ्रू द सेल सैप। सेल सैप में पानी क्या होता रहता है? डिसॉल्व होता रहता है, चलता रहता है। ठीक है, सेल सैप जो है वो किसमें डिसॉल्व होता रहता है? पानी में, और वो सारा प्रोसेस चलता रहता है। ये हो गई बच्चे तुम्हारे पास जितनी भी सेल ऑर्गेनेलीज थी वो। ठीक है, अब लिखो दो तरह के सेल्स होते हैं आपके पास। एक को बोलते हैं बच्चे प्रोकैरियोटिक और दूसरे को बोलते हैं बच्चे यूकैरियोटिक। यूकैरियोटिक, प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक, प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक एंड बोलो यूकैरियोटिक। हाँ जी बच्चे, उस सेल में बताओ क्या आपको वो न्यूक्लियस दिख रहा है? पक्का? दिख रहा है। न्यूक्लियस दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? बोलो, एक चीज बोलना, डबल डबल नहीं। न्यूक्लियोइड नहीं, न्यूक्लियस दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? डीएनए दिख रहा है? डीएनए किसमें होता है? और क्रोमेटिन फाइबर किसमें होते हैं? तो न्यूक्लियस तो है। न्यूक्लियस तो है या नहीं है? सर न्यूक्लियस के अंदर, न्यूक्लियस के इसमें न्यूक्लियस तो है, इसमें न्यूक्लियस का समान है लेकिन न्यूक्लियस नहीं है। ठीक है, प्रोकैरियोटिक सेल्स वो सेल्स होते हैं जिनका न्यूक्लियस डिफाइंड नहीं होता। सुन लो सुन लो सुन लो, एब्सेंट और डिफाइंड में फर्क है। अगर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती और एरिया बताया जाता कि ये एरिया न्यूक्लियस का है, उसको बोलते हैं आपा वेल डिफाइंड न्यूक्लियस। यहां न्यूक्लियस वाला समान तो है लेकिन न्यूक्लियस की बाउंड्री नहीं है, तो न्यूक्लियस पूरे के पूरे सेल में क्या हो गया? फैल गया। इसलिए हम उसे क्या बोलेंगे? नॉट वेल डिफाइंड न्यूक्लियस। लेकिन एब्सेंट नहीं लिखना। एब्सेंट क्यों नहीं लिखना? क्योंकि समान जा रहा है, सिर्फ क्या कर दिया? बिखरा हुआ है। ये किसमें होता है प्रोकैरियोटिक सेल? बैक्टीरिया में। किसमें? किसमें? बैक्टीरिया। यूकैरियोटिक सेल किसमें होता है बच्चे? प्लांट, एनिमल्स और अमीबा। अमीबा याद है ना, पिछली बार किया था, उसमें न्यूक्लियस था प्रॉपर जिसको तोड़ा था तुमने। तो लिखो बच्चे पहले प्रोकैरियोटिक, हाँ, नॉट वेल डिफाइंड न्यूक्लियस। प्रोकैरियोटिक में लिखो नॉट वेल डिफाइंड न्यूक्लियस और यूकैरियोटिक में लिखो वेल डिफाइंड न्यूक्लियस। कभी भी डिफरेंस में एग्जाम्पल्स नहीं लिख सकते, ये समझ आ गई? हाँ, एग्जाम्पल लिखना अच्छा होता है बट दो चीजों का एग्जाम्पल डिफरेंस नहीं है। ठीक है, तो प्रोकैरियोटिक नो वेल डिफाइंड न्यूक्लियस, यूकैरियोटिक वेल डिफाइंड न्यूक्लियस। समझ आ गई बच्चे? ओके, सेल ऑर्गेनेलीज देखना इसमें, देखना इसमें माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम, एंडोप्लाज्मिक गोल्गी बॉडीज कुछ है? एक आधी है, ज्यादा नहीं है ना? तो लिखो, इसमें लिखो ऑल सेल ऑर्गेनेलीज आर प्रेजेंट। यूकैरियोटिक में लिखना है ऑल सेल ऑर्गेनेलीज आर प्रेजेंट। ऑल सेल ऑर्गेनेलीज आर प्रेजेंट। ऑल सेल ऑर्गेनेलीज आर प्रेजेंट। और प्रोकैरियोटिक में लिखो क्या? नॉट ऑल सेल ऑर्गेनेलीज आर प्रेजेंट, few cell organelles are present, few cell organelles are present।
ठीक है, लिख लिया बच्चे, फ्यू सेल ऑर्गेनेलीज आर प्रेजेंट। क्लियर है? ठीक है, ओके। अब डीएनए की बात करते हैं बच्चे, डीएनए की बात करते हैं। ध्यान से सुनना बच्चे, हमारा डीएनए होता है ये वाला डबल स्ट्रैंडेड। ठीक है, अपना डीएनए क्या होता है? ऐसे दो धागे होते हैं, ऐसे होते हैं। ठीक है, डबल स्ट्रैंडेड बोलते हैं इसको। बैक्टीरिया या प्रोकैरियोटिक का डीएनए होता है सिंगल स्ट्रैंडेड। क्या होता है? ठीक है, जो बना हुआ है हम तो वही पढ़ रहे हैं। इसको बोलते हैं डबल स्ट्रैंडेड, इसको बोलते हैं सिंगल स्ट्रैंडेड। क्लियर है बच्चे? वैसे ये डिफरेंस डीएनए आरएनए का है, मैं वैसे ही बता रहा हूं, सिर्फ तुम शेप देख लो। ये क्या है? डबल स्ट्रैंडेड। ये क्या है? सिंगल स्ट्रैंडेड। सिंगल स्ट्रैंडेड होता है यूकैरियोटिक में, डबल स्ट्रैंडेड होता है प्रोकैरियोटिक। स्ट्रैंडेड STRANDED लिखो, इसमें लिखो सिंगल स्ट्रैंडेड और उसमें लिखो हाँ प्रो में लिखो सिंगल स्ट्रैंडेड और यू में लिखो डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए, सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए, उसमें लिखो डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। ठीक है बच्चे? राइबोसोम्स क्या बनाते थे? प्रोटीन किसको ज्यादा चाहिए? प्रो को, यू को? प्रो को। क्यों? सेल ऑर्गेनेलीज किस में ज्यादा है? यू में। न्यूक्लियस किस में है? यू में। तो प्रोटीन किसको ज्यादा चाहिए? यू को। किसको? यू को। तो यूकैरियोटिक में लिखो लार्ज राइबोसोम, प्रोकैरियोटिक में लिखो स्मॉल राइबोसोम्स। नहीं, बड़े छोटे की बात हो रही है। अमाउंट भी है उसमें, मतलब नंबर भी कह सकते हो आप इसको। लार्ज राइबोसोम और उसमें है स्मॉल राइबोसोम्स। लार्ज राइबोसोम्स और कौन से बच्चे? स्मॉल राइबोसोम्स। अब प्रोकैरियोटिक का एग्जांपल लिखो बैक्टीरिया, यूकैरियोटिक का लिखो अमीबा, प्लांट्स, एनिमल्स। बैक्टीरिया है, पैरामीशियम है बच्चे, पैरामीशियम लिख लो, PARA, पिछली बार पढ़ा था। ओके, सुनो, लिसन, इसको याद कैसे रखना है? भूल जाते हैं बच्चे, कंफ्यूज हो जाते हैं, प्रो को यू कर देते हैं, यू को प्रो। इसको ऐसे याद रखते हैं हम लोग, यूकैरियोटिक। किसके सेल? आपके। यूकैरियोटिक किसके सेल? आपके। समझ आ गई? आपके सेल में न्यूक्लियस होगा? नॉर्मली होगा। सेल ऑर्गेनेलीज होगी? होगी। हमारा डीएनए क्या है? डबल स्ट्रैंडेड। राइबोसोम्स है छोटे बड़े बड़े। ठीक है, कल का होमवर्क रहेगा बच्चे आपका, एक्सरसाइज पूरी बुक पे सॉल्व करके आनी है ताकि आप मंडे डिस्कस करें। बैक एक्सरसाइज मतलब पूरी एक्सरसाइज, सब कुछ एक्सरसाइज मीन सब कुछ। हाँ, क्वेश्चन आंसर भी बुक पे ही मार्क कर लेना, कॉपी वगैरह में नहीं करने। ठीक है, बुक पे ही मार्क करके आने, बाकी मैं ग्रुप पे डाल देता हूं डिटेल।